Hello students, this is Ejas's Maths Academy. I am Ansar sir and we are studying Physics 12th Standard Chapter number 1 Rotational Dynamics और आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग मोशन. रोलिंग. What do we mean by rolling motion? रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है? रोल होने का मतलब होता है उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी रहेगा और रोटेशनल मोशन भी रहेगा. सपोज मेरे पास एक फुटबॉल है और मैंने फुटबॉल को घसर पट्टी पे से नीचे घसरा दिया, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, या लेट अस से ऐसी फ्लैट ग्राउंड पे चला देते हैं. ये फ्लैट है, फ्लैट फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है समझो, और फिर भी उस पर रोलिंग हो जाता है. लेट अस सपोज थोड़ा तो फ्रिक्शन जरूरी है वरना गोली नहीं घूमेगा. एंड हियर इज अ बॉल, यहां पर एक सॉलिड फुटबॉल है, ठीक है. व्हाट इज दिस, ये जो गोल दिख रहा है ये क्या है, सॉलिड फुटबॉल. लोहा लोखंड का अंदर से भरा हुआ पूरा फुटबॉल, सॉलिड सॉलिड फुटबॉल. और ये क्या है, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसके ऊपर ये फुटबॉल है, सॉलिड फुटबॉल. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फुटबॉल. C is the center of mass of the football. What is C? Center of mass of the solid sphere. Center of mass of the solid sphere. ठीक है. अब मैंने इसको दे दिया पुश, पीछे से इसको दे दिए एक पुश, धक्का, और इसको ऐसा घुमा भी दिए. अब क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आगे बढ़ेगा. सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, यहां पर. पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2. और ग्राउंड कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस. और इस पर क्या कर रहा है, ये रोल कर रहा है. रोल करते समय किसी भी चीज में कौन कौन सा मोशन होता है, तो लीनियर मोशन होता है. सेंटर ऑफ मास इन रोलिंग मोशन सेंटर ऑफ मास moves along a straight line. सेंटर ऑफ मास कैसे चलता है, सीधी लाइन में, जैसे ये चल रहा है, थोड़ी देर के बाद यहां से यहां आ गया. इन रोलिंग मोशन सेंटर ऑफ मास मूव्स along a straight line and the body rotates also. बॉडी रोटेट भी हो रही, गोल गोल घूमते 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 वो यहां तक पहुंच गया. तो घूम भी रहा है, फुटबॉल घूमते 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 यहां आ गया. अब इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाते हैं, ठीक है. तो इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लाते हैं. वो एक्सप्रेशन देखो क्या है, जब ये रोल हो रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है ड्यूरिंग रोलिंग. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ई टोटल. टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गोल गोल घूमते घूमते जा रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बात समझ में आती है. अब इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. कहां से आया ये, कहीं ऐसा तो नहीं
ये हमने कई जमाने में पढ़े थे। ये लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, पता है? व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द रिलेशन? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ इसमें कॉमन क्या मिलता है? हाफ हाफ, वी स्क्वायर कॉमन मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको बीच में ये डेरिवेशन पढ़ाते पढ़ाते अचानक मुझे एक दूसरा टॉपिक याद आ गया जिसकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, तो मैं आपको वो टॉपिक बीच में याद दिला देता हूँ, समझा देता हूँ। और वो टॉपिक का नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, GYRATION, गायरेशन। गायरो का मतलब होता है गोल घूमना। अपन एक मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है? तो इसका डेफिनेशन देखो क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज the distance between axis of rotation and center of mass. Radius of gyration is defined as the distance between axis of rotation and center of mass. For example, एक छोटा सा चम्मच है समझो, ये चम्मच है और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है Cm, उसका सेंटर ऑफ मास है, और हमने चम्मच में यहाँ होल कर दिया और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर दी। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा, the distance between the axis of rotation and the center of mass, जहां पर भी भारी चीज रहती वहां सेंटर ऑफ मास रहता। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा माना जाता है कि हर एक चीज का सेंटर ऑफ मास होता है। अगर वो सेंटर ऑफ मास को आपने बैलेंस कर लिया, मतलब पूरी बॉडी को बैलेंस कर लिया। समझा दूं फिर से? जैसे कि ये सीबीएसई बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है। अगर समझो अपन लोग की टेक्स्ट बुक तो आने की है मार्केट में, पीडीएफ से पढ़ा रहे हो। सो दिस इज द बॉडी। अगर मैं इसको इधर रख के एक फिंगर पे उठाना चाहता हूं तो नहीं उठ रहा, इधर से नहीं उठ रहा, इधर से नहीं उठ रहा। लेकिन अगर बीच में सेंटर में अगर मैं फिंगर रखता हूं और ये बुक को उठाता हूं तो बुक उठ जाएगी। अगर एग्जैक्ट सेंटर पर मैं फिंगर रखता हूं और बुक को उठाता हूं तो बुक उठ जाएंगे। सी, बुक को मैंने उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि मैंने उसके सेंटर ऑफ मास, यानी बिल्कुल सेंटर में मैंने उसको उठा के रखा। यहां रख के उठा रहा हूं तो नहीं उठ रही, इधर रख के नहीं उठा रही, इधर। अब ये बुक है समझो 2 किलो की। अगर ये 2 किलो की टेक्स्ट बुक है तो ऐसा माना जाता है कि जो बिंदु है जिसको मैंने उठाया था, ये बिंदु अकेला 2 किलो का है। मैंने 2 किलो के बिंदु को उठा लिया, मतलब मैंने पूरी बुक को उठा लिया। और अगर मैंने 2 किलो के बिंदु को नहीं उठाया, इधर उधर कोई और दूसरे पॉइंट पे बुक को उठाना चाह रहा, तो मैंने 2 किलो वाले बिंदु को नहीं उठाया, तो बुक भी नहीं उठेगी। क्योंकि बुक अगर 2 किलो की है तो बुक का पूरा मास वो पॉइंट में, वो बिंदु में समाया हुआ है। हालांकि सच में ऐसा नहीं होता। अगर कैंची से ये बुक को मैं पूरा काट दूं और ये छोटा सा बिंदु रहने दूं बीच में और उसको किराना दुकान में जाके गिन लूं तो वो 2 किलो का नहीं रहेगा। इमेजिन कर लिया जाता है कि उसका सेंटर, उसका पूरा मास यहाँ पर समाया हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा मान लिया जाता है। तो ये है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन यानी अगर मैं ये चम्मच को गोल 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 घुमाऊं तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास चक्कर लगाएगा।
सेंटर ऑफ मास चक्कर लगाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में रहेगी और चम्मच गोल 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 घूमेगा, तो चम्मच का सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, और उसके सर्कुलर मोशन में पूरा चम्मच देखेंगे तो रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन ओनली एक सेंटर ऑफ मास है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। चम्मच के अंदर एक चींटी बैठी हुई है और मैं चम्मच को गोल 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 घुमा रहा हूँ ऐसा, तो वो चींटी क्या कर रही, सर्कुलर मोशन कर रही, क्योंकि सिंगल पॉइंट हमेशा सर्कुलर मोशन करता है और पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर के। रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे डिनोट करते, के। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक डेफिनेशन याद रखो, वो हर जगह लगती है, चाहे रिंग हो, डिस्क हो, सब हो, चाहे रॉड हो, रिंग हो, डिस्क हो, या सॉलिड स्फीयर हो, या हॉलो स्फीयर हो, या कोन हो, सॉलिड कोन हो, हॉलो कोन हो, या शीट हो, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए एक ही सर्वान सबके लिए एक मेव फॉर्मूला है, एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम के स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम के स्क्वायर। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, थिन यूनिफॉर्म रॉड का, एम के स्क्वायर। थिन यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम के स्क्वायर। डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम के स्क्वायर। सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम के स्क्वायर। व्हाट इज के, रेडियस ऑफ गायरेशन। सबकी रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग रहेंगी, तो के यानी क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। बात समझ रहे हो, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आई की जगह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एम इंटू के स्क्वायर। एम यानी मास ऑफ द बॉडी, के यानी रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फॉर्मूला सबके लिए एक ही है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, लेकिन के की वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग की अलग रहेंगी, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू डिस्क की अलग रहेंगी, सॉलिड स्फीयर का के अलग रहेगा, हॉलो स्फीयर का के अलग रहेगा, लेकिन फॉर्मूला सबके लिए क्या रहेगा, एम के स्क्वायर। तो यहाँ पर आई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मोमेंट ऑफ इनर, यहाँ मास के लिए कैपिटल एम यूज कर रहा हूँ मैं, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, आई की जगह क्या लिखते हैं हम, एम के स्क्वायर, और यहाँ क्या आया, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बताओ क्या चीज, अब इसमें से क्या कॉमन निकालूं मैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकल गया, और ब्रैकेट्स में क्या बचा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। याद रहेगा ये फॉर्मूला, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। और समझाता हूं मैं आपको, बहुत कुछ है समझाने के लिए, बस आप ध्यान लगाते चलो। कोई बॉडी अगर रोल हो रही तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज के स्क्वायर, के स्क्वायर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। उल्टा भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। अब मुझे ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में लिख कर दिया था या अभी लिख के दिया पता नहीं, तो सी रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन आईसी, रॉड के लिए, रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, आईसी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12, और हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो दोनों कंपेयर किए तो क्या हो जाता, एम एल स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर है, के स्क्वायर है, तो हो जाएगा रूट एल बाय 12, एल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इट विल बिकम एल बाय रूट 12, के फॉर डिस्टेंस बिटवीन
distance between axis of rotation and center of mass यानी k is equal to k for thin uniform rod is equal to कितना आता है L by root 12। ये हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला। नंबर 2 फॉर रिंग, रिंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, IC इज इक्वल टू mr², और I इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला क्या रहता, mk²। कंपेयर करें तो क्या होता, mr² इज इक्वल टू mk², तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू k। तो क्या लिखेंगे फिर हम, डिस्टेंस बिटवीन k फॉर रिंग इज इक्वल टू R, k इज इक्वल टू R, यानी डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन center of mass and axis of rotation। ये रिंग के लिए हो गया, ठीक है। फॉर अ सॉलिड स्फीयर या डिस्क, डिस्क के लिए फॉर अ डिस्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है डिस्क के लिए, याद कर लिए क्या आप लोग ने, mr²/2। ये रट्टा मारना है, mr² ml²/12 mr²/2 डिस्क के लिए, ठीक है। डिस्क यानी सुदर्शन चक्र, I यानी mk², सबके लिए सेम फॉर्मूला जनरल, सिर्फ यहां क्या रहेगा, k फॉर रिंग, k फॉर डिस्क, यहां क्या रहेगा, k फॉर रॉड, ये k रॉड, ये k रिंग, और इधर जो आएगा वो k डिस्क रहेगा। तो क्या हो जाएगा, mr²/2 इज इक्वल टू mk², तो k mm कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, k फॉर डिस्क इज इक्वल टू, k फॉर डिस्क कितना हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा, k² इज इक्वल टू r²/2, तो हो जाएगा r/√2, r/√2। k फॉर डिस्क कितना है, r/√2। फिर उसके बाद कहाँ लिखोगे आप, 3 हो गए, ये नोट डाउन कर लो और आखिरी की स्टेप याद रखना, वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो, आखिरी की स्टेप याद रखना, मैं ऊपर की पूरी मिटा रहा हूं। नंबर 4 सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, उसके लिए क्या है, IC इज इक्वल टू कितना रहता, 2/5 mr², और दूसरा I इज इक्वल टू दूसरा क्या रहता है, mk², k ऑफ सॉलिड स्फीयर। तब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2/5 mr² इज इक्वल टू mk², mm विल गेट कैंसल्ड, तो k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 r², तो k इज इक्वल टू √2/5 r। ये k किसका है, सॉलिड स्फीयर का है। इसका मीनिंग समझो, अगर एक सॉलिड फुटबॉल है और मैंने उसको लात मार दिया और फुटबॉल सीधी लाइन में जा रहा है और गोल 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 घूमते हुए जा रहा है, तो उसमें कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन है, दोनों है। बॉल गोल 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 लुढ़कते लुढ़कते भी जा रहा और सीधी लाइन में उसका सेंटर ऑफ मास सीधी लाइन में भी जा रहा, तो उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसमें हम k की वैल्यू डाल देंगे,
√2/5r। नंबर 5 होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के लिए आईसी कितना रहता है 2/3 mr²। और I इज इक्वल टू दूसरा क्या रहता mk²। तो क्या लिखेंगे हम 2/3 mr² इज इक्वल टू mk²। कैंसिल हो जाएगा और बचेगा k फॉर होलोस्फीयर इज इक्वल टू k फॉर होलोस्फीयर इज इक्वल टू क्या रहेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये रहेगा √2/3 और ये r बाहर रहेगा रूट के। दिस इज फॉर k होलोस्फीयर। ऐसा। अब एक फुटबॉल है, सॉलिड फुटबॉल है समझो, ठीक है। एक सॉलिड फुटबॉल है और मैंने उसको लात मार दिया और सॉलिड फुटबॉल ऐसा सीधी लाइन में जा रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें है, टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा रहेंगे। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी यानी रोलिंग मोशन यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। ये देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, अगर मुझे फाइंड करना है समझो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी का ये फॉर्मूला है। अब मुझे ये मिटा देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड आउट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग सॉलिड स्फीयर। रोलिंग सॉलिड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, वहां से डायरेक्ट उठाऊंगा फॉर्मूला में, हाफ mv² ब्रैकेट्स में क्या लिखूंगा 1 + k²/r²। क्या लिखूंगा हाफ mv², ये फॉर्मूला आई विल यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वहां पहुंचा दिया मैंने, हाफ mv² 1 + k²/r²। अब सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ मुझे k कितना होता है, k² कितना होता है, या इसी से मैं ये भी लिख सकता और ऐसा भी लिख सकता k²/r² इज इक्वल टू 2/5, k²/r² इज इक्वल टू 2/5, ऐसा भी लिख सकता। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा हाफ mv² 1 + k²/r² की वैल्यू कितनी है 2/5। बताओ क्या हो जाएगा फिर 1/2 mv² इंटू 5 × 5 + 2 7/5। तो ये कितनी हो जाएंगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7/10 mv²। ये रोलिंग स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी 7/10 mv²। क्वेश्चन फिर से फाइंड आउट रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फाइंड आउट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग डिस्क या रोलिंग रिंग। रिंग की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे रिंग की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू हाफ mv² 1 + k²/r²। सबके लिए वही फॉर्मूला है, रिंग रहो डिस्क रहो कुछ भी रहो। अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ mv² 1 + बोलो रिंग के लिए क्या आया था फॉर अ रिंग के लिए क्या आया था, यहां पर लिखेंगे रिंग के लिए लिखे थे हमने IC इज इक्वल टू
एम आर स्क्वायर और आई इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो क्या आया था, के स्क्वायर की और आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वल आई थी। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो दिस वाज आर इज इक्वल टू के, ये देखो एम आर स्क्वायर यानी एम के स्क्वायर, तो के आ जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू कितनी आती है, आर अपॉन के अपॉन आर कितना आता है, के अपॉन आर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1, सो दिस विल बी, ये 1 प्लस 1 2 और ये कैंसिल हो जाएगा और ओनली रहेगा ये एम वी स्क्वायर। तो के ई रोलिंग ऑफ अ रिंग, रिंग की कितनी रहेंगी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, एम वी स्क्वायर। रिंग की रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम वी स्क्वायर। ज्यादा है या कम है, डिस्क की ज्यादा है या रिंग की ज्यादा है, इसको 7/10 कर दिए तो क्या हो जाता है 0.7 एम वी स्क्वायर। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बताओ, रोल होते समय कौन ज्यादा फास्ट रोल होता, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी रोलिंग ऑफ अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो बताओ ज्यादा कौन है, वो जो रेस लगाए थे इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक स्लोप पे से घसरपट्टी पे से एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर, एक रिंग और एक डिस्क, चारों को घसरा दिए नीचे, रोल करा दिए, सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, सबसे पहले नीचे पहुंचेगा सॉलिड स्फीयर। क्यों, क्योंकि इसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सॉरी ये चीज ध्यान रखना है कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, सॉरी 0.7 mv स्क्वायर और इसकी mv स्क्वायर है, तो सॉरी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इसकी 0.7 mv स्क्वायर आ रही, 7/10। एक बार देख लेना, 2 1 5 + 2 10, कभी कभी मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ और गलत हो जाता है। 5 + 2 7 7 5 2 10, हाँ इसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी सॉरी 0.7 mv स्क्वायर है और इसकी mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, रिंग के लिए 1 आ रही है, 1 + 1 2 इंटू 2 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, mv स्क्वायर। हाँ तो ये रोलिंग एनर्जी किसके लिए है, ये फॉर अ रिंग, रिंग के लिए रोलिंग एनर्जी है। लेकिन रिमेंबर पहले कौन पहुंचेगा ये आप थोड़ा ध्यान से सोच के बताना, कहीं मेरे बोलने पर कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहले आप लॉजिक लगाना कि नीचे कौन पहुंचेगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर भी आप पता लगा सकते हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम उसमें रोटेशनल मोशन ज्यादा। अच्छा अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसके बेसिस पर आप ये नहीं बता सकते कौन नीचे पहुंचेगा, पहले कैसे बताओगे आप, वो उसका भी डेरिवेशन समझा। तो पहले मुझे देखना तो कितने मिनट का लेक्चर हो गया, 28 मिनट्स। यह समझ में आ गया। क्या आप इसी तरह होमवर्क फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग क्या क्या हो गया अपना, रिंग हो गया तो आप डिस्क का फाइंड करो, एंड अ रोलिंग हॉलोस्फीयर। ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क 2 महीने फाइंड करके बताया। फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में चलने के लिए। अब एक डेरिवेशन ध्यान से समझो, थक तो नहीं गए आप लोग, रुका दो यहीं पे, ठीक है यहीं पे रुका देते, कहीं आप और थक ना जाओ। ये भी मैं फाइंड कर दूँ दोनों का, नहीं आप फाइंड करो, आपको भी तो कुछ आना चाहिए। फिर अगली क्लास में मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, सेकंड कौन पहुंचेगा, थर्ड कौन पहुंचेगा और फोर्थ कौन पहुंचेगा। इतना याद रख लो कि वैसे बाय द वे सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा और सबसे लास्ट में रिंग पहुंचेंगी।
सबसे लास्ट में रिंग पहुंचेंगी और सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, उसके पीछे क्या रीजन है, ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और एक क्वेश्चन आज के लिए भी पूछ लेता हूँ आपको, नहीं जाने तो नहीं पूछता हूँ, आप थक जाओगे बेचारे।